हाय एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। करंट अफेयर्स की क्लास है और आज मैं आपको सितंबर की शुरुआत करूंगा। 1 और 2 सितंबर के दरमियान क्या क्या करंट अफेयर्स या जीके जीएस का सवाल बना, उस पर हम हाईलाइट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाता हूं वो आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एसएसबी, ठीक है, एफकैट, एयरफोर्स का, डिफेंस का, असिस्टेंट कमांडेंट का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, एसआई का, डिफरेंट पीसीएस का, सारे एग्जाम्स के लिए है। कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा बड़े हाई लेवल के एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड देता है और जनरल एग्जाम में वो बहुत इजी कर देता है। टॉपिक वही होता है। चलिए ध्यान से सुनिए। 1 सितंबर 2020 ट्यूसडे था और 1 सितंबर को हम देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो 1 सितंबर 1939 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जब जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है। यानी जब हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है, ये शुरुआत होती है। 2 तारीख को डिक्लेयर करता है कि माई नेक्स्ट टारगेट इज बेल्जियम। तो 2 तारीख को ब्रिटेन बेल्जियम के सपोर्ट में कहता है आई एम गोइंग टू बी फाइट अगेंस्ट जर्मनी। और 3 सितंबर को दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। सो इट इज द एक्चुअल वॉर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन्स ऑन 3 सितंबर। 1 तारीख को शुरुआत है, वन साइडेड। 2 को डिक्लेरेशन है, 3 को सेकेंड साइड से भी स्टार्ट हो जाता है। तो 3 को वास्तविक युद्ध की शुरुआत हुई। और वैसे देखा जाए तो 1 सितंबर एज जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। क्लियर? अब आइए, इसी 1 सितंबर को हम देखते हैं 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट एज अ हेडक्वार्टर एट मुंबई होता है। और एलआईसी से 10 सवाल जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, एलआईसी के 10 सवालों का दरमियान, यानी कि ये 10 सवाल क्या बनेंगे। तो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग अवेयरनेस के ख्याल से मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, सुनिए गौर से। 1 सितंबर 1956 फाउंडेशन ऑफ एलआईसी, हेडक्वार्टर एट मुंबई, एट प्रेजेंट चेयरमैन एमआर कुमार, और 64th एनिवर्सरी सेलिब्रेटिंग इन 2020। और इसका स्लोगन है एलआईसी का, प्रोटेक्टिंग लाइफ इंश्योरिंग हैप्पीनेस। यानी प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ को और हैप्पीनेस को बनाए रखते हैं, इंश्योरिंग हैप्पीनेस। पंच लाइन है, हर पल आपके साथ। मास्कट इसका है, 2 हाथ ऐसे दीप लिए हुए जुड़ा हुआ है, योग क्षम वाहमयम, ठीक है ना, जीवन को बचाए रखना। वेल्थ बहुत है, क्या लेना देना एलआईसी का। लाइफ इंश्योरेंस शेयर इन मार्केट, मार्केट में इसका 68.74 फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर है। अगर 100 रुपए का कहीं कुछ हुआ है तो 68.74 जो शेयर है वो एलआईसी बेच रही है। मार्केट पे इतना कब्जा है। अगर नंबर ऑफ पॉलिसीज देखें तो अगर टोटल पॉलिसीज अगर 100 है तो इसका 75.90 पॉलिसीज होल्ड करता है। यानी 3/4 कब्जा इसी का है पॉलिसी पे, लाइफ इंश्योरेंस का। और ब्रांच ऑफिस अगर हम देखें तो इसके ब्रांच ऑफिस जो है ये 2048 है। पॉलिसी नंबर देखें तो इसके पास पॉलिसी टोटल जो है 28 करोड़ 92 लाख पॉलिसी है। और अगर हम सैटेलाइट ऑफिस देखें तो 1526 इसके सैटेलाइट ऑफिस है। टोटल नंबर ऑफ एजेंट इसके पास 12,90,000 है। इसके जोनल ऑफिस की संख्या देखें तो 8 है। इसके डिविजनल ऑफिस देखें तो 113 है। इनके कस्टमर्स जोन को अगर देखें तो 74 कस्टमर्स जोन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखें कि इनके पास कितने कर्मचारी काम करते हैं तो 1,14,498 स्टाफ एलआईसी ऑफ इंडिया के पास है। अगर हम प्रीमियम पॉइंट्स देखें, जहां पर आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं एलआईसी का, तो प्रीमियम पॉइंट्स देखें तो 31,526 प्रीमियम पॉइंट है, ठीक है। और अगर हम देखें नंबर ऑफ प्लान्स, इंडिविजुअल्स प्लान, तो 28 प्रकार के प्लान्स वो बेचती है,
जिनमें अगर हम कुछ नाम गिनती करवाएं तो जीवन आनंद, निवेश प्लस, चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जीवन आरोग्य, आधारशिला, SSIP सिप, जीवन साथी, ये ऐसे ढेर सारे हैं। स्प्रिंगिंग इट्स विंग्स सब्सिडियरी, ये कई और कंपनीज चलाती है। LIC ऑफ इंडिया एज ए मदर कंपनी ड्राइवन द नंबर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लाइक दैट। हाउसिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन IMI लिमिटेड सिंस 1989, 1989 से, यानी आज से 31 साल पहले से वह हाउसिंग फाइनेंस भी चलाती है और होम लोन पेमेंट देती है। LIC पेंशन फंड लिमिटेड, जो भारत सरकार का पेंशन फंड होता है, उस पेंशन फंड के पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, उसमें कुछ कंपनीज आती है एज ए पेंशन फंड को मैनेज करने के लिए। तो पेंशन फंड को मैनेज करने के लिए रिलायंस भी है, कोटक महिंद्रा भी है और SBI भी है और जनाब LIC ऑफ इंडिया भी है, तो ये उसमें भी है। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, क्रेडिट कार्ड एंड गिफ्ट कार्ड, LIC अलग से क्रेडिट कार्ड और गिफ्ट कार्ड भी जारी करती है, ये भी उसकी एक कंपनी है। मील कार्ड्स एंड कैश कार्ड्स, ये सभी डालती है। LIC म्यूचुअल फंड सिंस 1989 से LIC म्यूचुअल फंड कंपनी के तौर पर भी है। और IDBI बैंक, अभी IDBI बैंक को 100% इंटेक कर लिया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड द बैंक एशियाज, ठीक है, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो IDBI का स्लोगन क्या है, पंचलाइन, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। 2019 में इसी IDBI को इंटेक कर लिया, वो LIC का बैंक है, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली भारत सरकार का बैंक है। अब सवाल है, इस IDBI बैंक जो अब LIC का हो गया है, उसके 1891 ब्रांचेस हैं, 3683 ATM है और 58, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च है। इंटरनेशनल ऑपरेशन इन 14 कंट्रीज। और आगे आइए, कहने का मतलब यह है, ये इंटरनेशनली देखें तो 14 देशों में मौजूद है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब LIC के बारे में इतनी बात हमने बताई। अब आइए इसी 1 सितंबर को 1961 में NCERT जो किताबें छापती हैं की स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। इसी 1 सितंबर को 1986 में एक बैंक स्थापित हुआ जिसे हम कहते हैं दी काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नोन एज कपार्ट, CAPART। तो 1 September 1986 establishment at Mumbai, the name was CAPART, as a innovational ideas के लिए लोन देती है गवर्नमेंट, गांव के लिए लोन देती है। गांव में इंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं कहेंगे, लेकिन रिनोवेशनल आइडियाज के लिए, इनोवेशनल आइडियाज के लिए, स्टार्टअप के लिए लोन देती है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए भी लोन देती है। तो उसका नाम है कपार्ट, द काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपार्ट। ये बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रीफाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कपार्ट को फिनेंस करती है और ये रीफाइनेंस इनोवेशनल आइडियाज के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, रूरल टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है। हॉट क्वेश्चन है। कपार्ट का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। चलिए अब बात करते हैं 1 सितंबर हम नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाते हैं और 1 to 7 सितंबर हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं इंडिया में। और हम वैसे भी 1 से लेकर 30 तक, फिलहाल जब से मिस्टर मोदी जी की सरकार आई है, हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मना रहे हैं। अब आइए, तो ये तो आपने देख लिया 1 सितंबर के बारे में, बहुत सारी जानकारी आपको हासिल हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे की। लेबनान बैरूत में प्राइम मिनिस्टर जो थे मुस्तफ़ा अदील, ये अब बने हैं, क्योंकि लेबनान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट में जो विस्फोट हुआ बंदरगाह पे, जिससे 200-300 लोग मरे, हजारों लोग घायल हुए और खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, ठीक है। तो आप भी जानते हैं हजीबुल्लाह गुट ने जो है इसका अपने ऊपर लिया है ब्लेम कि हमने किया। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन मांग दिया लोगों ने और प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया और नए PM बने हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा आदिल। अब आइए, अब हम बात करते हैं इसके आगे।
1 सितंबर के संदर्भ में जो ये सब आया, ध्यान देना है। 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका इट्स फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू मई होगा। 2020 से 21 का वित्तीय वर्ष, उसका 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, नहीं 1/4। तो अप्रैल से मार्च चलता है, तो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, नवंबर दिसंबर जनवरी थर्ड क्वार्टर, एंड फरवरी मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, वो क्या हो गया आपका फोर्थ क्वार्टर। इन दैट रिस्पेक्ट फर्स्ट क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहा, वो माइनस में चला गया। माइनस में चला गया कितना? 23.9%, लगभग 1/4 माइनस गया। घबराने की जरूरत नहीं है, तकलीफ तो होती है, पर हमेशा दिमाग में आशा बनाए रखनी चाहिए। क्यों? मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना तो पूरा डेडलॉक है, पूरी दुनिया बंद है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई है, इसकी भी इकोनॉमी नीचे गई है। हमाम में सब नंगे हैं और सबको मरना है, सबके पर पंख निकल आए हैं, सबको मरना है। तो एक अच्छा है, टाइटैनिक है, डूबना तय है। अभी डूबे या 1 घंटे के बाद, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। समझ में आई बात? जितने लोगों की जान बचाने की कोशिश करो कर लो, पर बचना शायद नहीं है। तो ये लॉकडाउन यही है कि हमने इस जानबूझकर के इस अनुभूति को पैदा किया, तो स्वाभाविक है कि ये जाएगा, और जीडीपी है वो फिर बाहर निकल आएगा। अगर आपके पास हुनर है और क्लाइमेट है कमाने का, तो हम फिर से जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 महीना पीछे चले, जिंदगी ऐसी ही चलती है। प्रकृति देखिए, यही नदियां हमें धन धन कर देती है, अनाज पैदा करने की स्थिति में ला देती है, और यही नदियां जब बाढ़ लाती है तो वही अनाज वो लेके चली जाती है। यही ईश्वर हमें जीवन देता है, प्रकृति ये जीवन देता है, और यही कभी कभी अपने जीवन को समेट लेता है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी आफान, कभी कैटरीना, कभी नरगिस, कभी हुद हुद लेके चला जाता है। तो जो दिया है वो लेके जाएगा। जब तक आप हैं उमंग से जी लीजिए। समझ में आई बात? दिस इज द रियलिटी। अब आइए, तो जीडीपी नीचे चला गया, कोई हर्ज नहीं है, वो ऊपर आएगा। थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है, लेकिन यकीन मानिए मार्च से हमने डेडलॉक लगाया है, और अगले मार्च तक की स्थिति भयावह रहेगी, नो डाउट। लेकिन ये मान के चलिए, दिवाली वगैरह का त्योहार आएगा, ये अपने आप खुले ना खुले अनजाने में ये सब काम बढ़ेगा। 1 अक्टूबर से काफी 80% चीजें ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी भी 60% ओपन मानिए, अगर कायदे से तो 80% ओपन हो जाएगा, और 1 नवंबर से ये मान के चलिए कि 100% ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो ये रिपोर्ट किसका था जो -23% जीडीपी नीचे चली गई है, नेगेटिव चली गई है? तो ये एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े, जो भारत सरकार के आंकड़े होते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट पनिश्ड एडवोकेट प्रशांत भूषण टू, ठीक है, just ₹1 that must be deposited by 15th of September, otherwise 3 months sentence to jail under contempt of court। ये सबको मालूम है। प्रशांत भूषण हमारे एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, और उससे भी बड़े वकील हैं, और अक्सर हमारे मूल अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, पर कभी कभी वो एक्सट्रीम भी हो जाते हैं, भावना होती है। बुजुर्ग भी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मेरा नमन है, लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम चले जाते हैं। हालांकि बदलाव के लिए ये जरूरी है। हम भी इसके पक्ष में हैं कि जुडिशरी की आलोचना क्यों नहीं हो, पर हेल्दी वे में हो, नेगेटिवली नहीं हो, रेगरेसली नहीं हो, एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आलोचना सबकी होनी चाहिए, आलोचना से कोई परे नहीं है, पर हेल्दी एटीट्यूड में हो। आलोचना, घृणा, तृष्णा, ये सब जगह ना ले, समालोचना हो, एनालिटिक वे में हो, वो करना चाहिए। जो भी उन्होंने जो काम किया उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, और उन्हें जो है माफीनामा मांगा, फिर भी नहीं दिया, तो इन्होंने ₹1 का इनको जुर्माना किया, और कहा कि ये 15 सितंबर तक भर दीजिए, अन्यथा 3 महीने की जेल हो जाएगी। नहीं भरा उन्होंने, और 14 तारीख को एक रिट पिटीशन डाल दिया, और फिर ये अभी लंबा खिंच रहा है। देखिए क्या करते हैं जनाब। अब आइए,
अब बात करते हैं चीन की सेना पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पुनः इन्फिल्ट्रेशन किया 29 और 30 अगस्त 2020 को, और ब्लैक माउंटेन एरिया में ये एंट्री लेने की कोशिश की है, पर साउथ ईस्ट बैंक ऑफ द पेंगोंग शो लेक नियर चुसूल। लेकिन हमारे जो SFF स्पेशल, ठीक है ना, फ्रंटियर जो फोर्स है हमारे, उसके चाल को नाकाम कर दिया, और वहां से पहले ही हमारी SFF ने कब्जा करके अपने ब्लैक माउंटेन को रिवाइव कर ली थी। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं गलवान घाटी में जो झगड़े हुए वो 15 जून को हुआ, और ब्लैक माउंटेन को हमने 29 अगस्त को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया। डेथ की बात करते हैं। हमारे डेथ के संदर्भ में बात है, हमारे प्रणब दादा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं रहे। उन्हें कोरोना हुआ था, पर कोरोना से फ्री हो चुके थे, पर उन्हें ब्रेन का सर्जरी हुआ था और नहीं समझ सके, और नियर अबाउट 82 या 84 5 इयर्स ओल्ड थे, तो नहीं रहे। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का जाना दर्द दे जाता है। तो प्रणब मुखर्जी, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग किए, बंगाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, इंदिरा गांधी के साथ अच्छी बैठती थी। 1982 में जो है वो वित्त मंत्री बने। फिर राजीव गांधी के समय में अच्छी नहीं बैठी, तो अलग पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश किए, और फिर अलग पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो था, तो जो भी है वो देख लेंगे आगे। तो फिर देखते हैं कि उन्होंने फिर, राजीव गांधी ने बुलाया तो फिर कांग्रेस में आ गए। फिर समय के साथ ये देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री फिर बने, देश के विदेश मंत्री बने। फिर हम देखते हैं राज्यसभा में भी नेता बने, कई बार राज्यसभा से जीत करके आए, और फिर 2004 में लोकसभा से भी जीत कर आए। बड़ी उम्मीद थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, पर मनमोहन सिंह बने, दोबारा भी मनमोहन सिंह बने। और फिर इन्होंने देखा सोनिया गांधी ने कि प्रणब दादा तेज तर्रार हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी ले लेंगे 2014 में, तो उनको उससे पहले उनको राष्ट्रपति की ओर रुख कर दिया, और ताकि राष्ट्रपति वो रहेंगे तो जोड़ तोड़ करके भी अगर हमें थोड़ा बहुत भी सीट आएगा तो हमारे राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर 5 साल पलट गया, और गुजरात के एक हीरो का एंट्री हो गया। ठीक है, तो स्थितियाँ बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए, अच्छा हुआ कि प्रणब दादा राष्ट्रपति बन गए, और वो उस लायक थे भी, नो डाउट। उनका ससुराल आज के बांग्लादेश बारीपद में है, और ये खुद जो है पश्चिम बंगाल से हुए। इनके पिताजी भी कांग्रेस लीडर थे, और इनकी बेटी और बेटे दोनों कांग्रेस से रिलेट करती हैं, और बहुत ही भद्र व्यक्ति थे, बहुत स्कॉलर्स थे। क्लर्क के रूप में डाक विभाग में अपना जीवन की शुरुआत की, और समय के साथ बेटा इन्होंने कई किताबें लिखी। जैसे इनकी किताबों में देखिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी है द ड्रामेटिक डिकेड ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद हम देखते हैं इनकी कुछ किताबें हैं जो बेटा, मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, इमर्जिंग, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सब इनका रहा। इनको पद्म विभूषण भी मिला। ठीक है, बांग्लादेश मुक्ति योद्धा सम्मान बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इनको 2013 में दिया, और 2019 में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिया। ठीक है, तो एक सच्चे सपूत थे। 11 दिसंबर इनका जन्मदिन कई बार सवाल पूछ चुका है, अब पूछे ना पूछे अलग बात है। और भारत 7 दिन शोक मना गया है, 7 दिन हमारा झंडा आधा झुका रहा जब ये डेथ किए। तो चलिए, अब बात करते हैं हमारे नेशनल विमेन कमीशन की चेयर विमेन मिसेस रेखा शर्मा है, जबकि दिल्ली विमेन कमीशंस की चेयर विमेन स्वाति मालीवाल जी हैं। अब आइए हम बात करते हैं, गूगल पे भीम आधार से पूरी तरह अलग है, यानी गूगल पे के लिए भीम आधार की जरूरत नहीं है, उससे वो अलग है, ये ध्यान में रखने की चीज है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट 2020-25 इन 5 years 1 lakh hectares land come under the drip and the principles irrigations sprinkles irrigations। कहने का मतलब भारत सरकार ने कृषि विभाग के संदर्भ में एक लक्ष्य घोषित किया है कि अगले 5 वर्षों में 2020 से लेकर 2025 तक भारत में कम से कम 1 लाख हेक्टर खेती वाली जमीन को ड्रिप सिंचाई व्यवस्था में शामिल कर देंगे, स्प्रिंकल सिंचाई व्यवस्था में शामिल कर देंगे। और इसके लिए उन्हें जो है, देखते हैं
कि अ, पिछले 5 सालों में 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ये तकनीकी अपनाया गया था और 40 से 50% पानी की ड्रिप सिंचाई व्यवस्था में, बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकल फव्वार वाली सिंचाई में कम से कम तो 40 से 50% पानी की बचत होती है और 30 से 35% फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसमें जो कॉस्ट पड़ता है पर हेक्टर, अगर हम देखें ये पाइप लगाए स्प्रिंकल्स या ड्रिप, तो इसमें क्या होता है कि 45% सब्सिडी जो खर्च की रकम है 45% भारत सरकार देती है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और इस तरह से हमने जो है भारत सरकार ने जो 2020 के लिए 300 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 150 फार्मर्स के लिए ये काम करेगी। इस तरह से स्प्रिंकल स्ट्रीप ड्रिप सिंचाई का जनरली ज़रूरत होती है बागवानी फसलों में, जहाँ पर आप नारियल के, अमरूद के, सेब के, केले का भी, केले का प्लांटेशन, अनार का कर रहे हैं, अमरूद का कर रहे हैं, आम का कर रहे हैं, तो बेर का कर रहे हैं। इन सब के लिए ड्रिप चाहिए ताकि वो जड़ के पास ही बूंद बूंद से टपकता रहे पानी। जैसे महादेव के ऊपर बूंद बूंद से पानी टपकता है तो वो सिक्त रहते हैं, ऐसी जड़ें सिक्त रहे, बस आसपास की जरूरत नहीं होती। और जो स्प्रिंकल्स है वो जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, चावल, दाल, गेहूं, इन सब के लिए, खास करके आप जानते ही हैं धान के लिए और गेहूं के लिए, इस तरह के और भी। अब आइए आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में नीति आयोग ने जुलाई मंथ में देखते हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट पोजीशन दिया। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आकांक्षी जिलों में बेहतर काम किया है डेवलपमेंट के ख्याल से। चलिए नेक्स्ट की बात करें। यूरोपियन यूनियन है, 1957 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो यूरोपियन यूनियन 2001 में कैश में अपना एक मुद्रा चलाई, सिंगल करेंसी सिस्टम, जिसको यूरो कहते हैं। यूरो को संचालित करने के लिए यूरो सेंट्रल बैंक है, जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में है। और यूरो सेंट्रल बैंक यानी यूरो बैंक कहलाता है, यानी यूरोपियन बैंक है और यूरो मुद्रा का नाम है, इसलिए ये यूरोपियन बैंक कई अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो भारत में उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो बनेगा, मेट्रो सेवा चालू होगी, मेट्रो रेल चलेगी। तो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा का फिनेंस यूरोपीय बैंक ने किया है। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी एंड ऑल्सो। The European Union Bank investing capital in India Kanpur Metro Railway Project 650 मिलियन यूरो। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया है, कानपुर के मेट्रो में 650 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया है मेट्रो को डेवलप करने के लिए। अब आइए अवमानना कानून। जो अवमानना कानून जो है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, जिसमें हमारे न्यायालय को बुरा लगता है, उसकी अवमानना, डिसफेमिंग मानी जाती है। तो वो 1952 में एक्ट बना था, कोर्ट ऑफ कंडक्ट, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। और वो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो पहले बनाए थे कानून, उसी की प्रतिकृति थी। लेकिन 1926 का जो कानून बना था उसे ही हूबहू 1952 में टेप दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत 1960 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रिज रिवर बैरेज मॉडल। यानी हमें ये समझना है कि भारत सरकार का संदर्भ लेते हैं कि भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री, शिपिंग कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ने यह तय किया कि जो नदियों पर ब्रिज बनते हैं, तो अगर हम ब्रिज के साथ साथ उस नदी पर पूरा बैरेज बना दे, बांध बना दे, तो एक तरफ 30 मीटर तक की हाइट को मैक्सिमम जहाँ जैसे होगा उठा के उसी पानी को छोड़ के हम बिजली भी वहाँ से बना लें, टूरिस्ट पॉइंट भी बन गया और सड़कें भी ऊपर से जा रही है, और रेल का जुगाड़ है तो रेल भी ऊपर से चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो मल्टीपर्पस ब्रिज बनने से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बन गया, बैरेज भी बन गया, ऊपर से सड़कें और रेलवे भी गुजर गई। लेकिन कहा गया कि जहां पर नदियां 100 मीटर की चौड़ाई में कम से कम है वहीं ये होगा, हर जगह नहीं होगा। इससे देखिए कि वाटर रिचार्ज का एक सिंक्रोनाइज सिचुएशन आएगा, अच्छा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज का। दूसरा फ्लड कंट्रोल होगा, ये भी है। सेंडिमेशन जहाँ जहाँ है उसको रोकने की कोशिश हो सकती है, बाढ़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था हो जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जगह जगह नहर निकाले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। कॉस्ट मैं मान के चलता हूँ डबल हो सकता है, लेकिन बुनियाद बड़ी अच्छी है, सोच बड़ी अच्छी है, तो ये होना चाहिए।
ये होना चाहिए, नो डाउट। तो इस पर काम चल रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। महाराष्ट्र में इसे देखा गया, सफल रहा, इसे हर जगह लागू कर रहा है। इसका सारा खर्च उठाएगी सड़क परिवहन हाईवे मिनिस्ट्री, गडकरी जी उठाएंगे फिलहाल। और फिर जब ये लागत समाप्त हो जाएगी तो 15 20 30 सालों में इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, जहाँ जो है। तो अच्छा है कि ब्रिज के साथ साथ बैरेज भी बन रहा है। इट्स ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट इज़ गुड। इससे क्या होगा कि बड़े बड़े बांध बना के हम एक खास जगह पर लोड बैठा दें, ये भी उचित नहीं है। छोटे छोटे बनाए, ये ज़्यादा अच्छा है। अब आइए, रिलायंस जियो ए न्यू प्लान इन इंडिया, नया जोश के तहत फाइबर प्लान के तहत नए ग्राहकों को 30 दिन के लिए अनलिमिटेड फ्री डाटा देने की बात कही है। खैर कोई इशू नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें, 2 सितंबर में आ जाए। पर स्थितियां कहती है कि 2 सितंबर में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा जाएगा, लेकिन जितना बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, एनसीआरबी सड़क हादसा, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था, जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिपोर्ट, ठीक है, सॉरी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये पूरे भारत में होने वाले क्राइम, हादसा, सुसाइड, एक्सीडेंट, डेथ, इन सब का रिपोर्ट रखती है, डाटा तैयार करती है। तो एनसीआरबी का, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है 2019 का, उसके तहत ये पता चलता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट में लगभग 1,54,000 लोग मरे। टोटल रोड एक्सीडेंट जो हुआ 4,37,000 प्लस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 1.5 लाख यानी प्रत्येक 3 रोड एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई। विकलांग हुए वो अलग बात हो गई। दिल्ली मास्टर प्लान 2020-21 से 2000, ठीक है, 40-41 का प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी तक जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन प्लान था, दैट वाज 2000 से लेकर 2020 का था। अब 2021 से 2040 के लिए प्लानिंग शुरू हो गई है, 1-2 साल में तैयार होकर लागू कर दिया जाएगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं 2 सितंबर के संदर्भ में। तो एक आईपीएस चारू सिन्हा, ये भी आपके लिए नहीं है। भारत रशिया नेवल एक्सरसाइज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, भारत और रूस ने अपना नेवल एक्सरसाइज 4 से 5 सितंबर को बे ऑफ बंगाल में किया। अब देखते हैं इंटर गवर्नमेंटल ठीक है, हाँ, नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, इट इज ग्रुप ऑफ द सच मेंबर मेंटेनिंग यूएनओ दैट वांट चेंज इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कहने मतलब यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए एक संगठन है जो बदलाव चाहती है। इस संगठन का नाम है इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन फ्रेमवर्क, आईजीएन, जो अभी एक्टिव हुई है, उसकी बैठक हुई है। उसके तहत एक संस्था है G4 ग्रुप 4। G4 का मतलब ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये 4 कंट्री चाहती है कि जो परमानेंट मेंबर है 5, वो उसमें एक्सटेंड किया जाए, कम से कम 10 नहीं तो 15 किया जाए। और ये चारों चाहते हैं कि हमारा भी उसमें परमानेंट मेंबर्स हों। इसके लिए हमें 4 परमानेंट देशों का समर्थन भी हासिल है। चाइना तो जल्दी देगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उत्तर प्रदेश का संदर्भ देखिए, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय सरकार, यानी राष्ट्रीय सरकार नहीं, सरकरा, सरकरा मतलब क्या होता है, चीनी। तो नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर है, जहां पर गुड़ से एनर्जेटिक, प्रोटीन से भरा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भरा चॉकलेट बनाया गया है। और बहुत अच्छा, इसमें आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फाइबर है, ये सब है। और ऐसा चॉकलेट गुड़ से बनाया गया है, ये अच्छा है ना। तो गुड़ से चॉकलेट किसने बनाया है, राष्ट्रीय सरकरा, ठीक है, आयोग कानपुर। अब आइए, जो हमारा रेलवे का फ्राइट कॉरिडोर है, जिसको हम कहते हैं पूर्वी माल गाड़ी गलियारा, जिसको कहते हैं ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, जो दोनों लुधियाना पंजाब के संदर्भ से बढ़ करके हुगली तक जाएगी, कलकत्ता तक जाएगी, और एक इधर से आकर के मुंबई की तरफ निकल जाएगी। तो उत्तर भारत के संदर्भ में 2 फ्राइट कॉरिडोर हैं, जो बहुत पहले वाजपेयी जी की सरकार में शुरुआत हुई और मनमोहन सिंह की सरकार में भी आगे बढ़ी, पर अभी और आगे बढ़ रही है। तो इन दोनों का जो देखेंगे तो हम देखें, ठीक है, तो जो पूरब से, मतलब पूरब का जो माल गाड़ी का गलियारा है, फ्राइट कॉरिडोर,
वो 1504 किलोमीटर लंबी है, और पश्चिमी जो गलियारा है वह 1856 किलोमीटर लंबी है, और लगभग उसका आधा पार्ट से ज़्यादा कंप्लीट है, 2-4 साल में फुल कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, मालगाड़ी का अलग ट्रैक हो जाएगा, जो पैसेंजर गाड़ी है उसके पैरेलल ही। तो मालगाड़ी की एक स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगी, विद इन द टाइम, क्या अर्लियर द टाइम पहुंच जाएगी। तो इससे जो है यातायात आवागमन सुविधापूर्ण हो जाएगी, जिसका नतीजा होगा कि बंदरगाह पर जहाज को वेट नहीं करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में माल टाइम पर पहुंचेगा एंड आएगा भी। तो एक अलग, और उसके पैरेलल जो यात्री गाड़ी चलती है चलेगी, तो इसका ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, औसत स्पीड। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब आइए 2 सितंबर को अगर हम गौर फरमाएं बेटा, तो 2 सितंबर 1939 को जैसे ही विंस्टन चर्चिल ने इंग्लैंड में ये डिक्लेरेशन किया कि जो भारत है वह जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है, और इस युद्ध में सारे ब्रिटिश एम्पायर के सभी राज्य, साम्राज्य के सभी राज्य इसमें शामिल हैं, अर्थात भारत भी शामिल है। तो सभी साम्राज्य की सभी सरकारें शामिल हैं। तो हम तो 7 राज्यों में कांग्रेस बहुमत की सरकार भी बनाए थे, और अन्य राज्यों में भी सरकारें थी। तो ये तो मैसेज गलत चला गया, हम तो साम्राज्यवाद के ही खिलाफ थे। तो 2 सितंबर को गांधी जी के कहने पर 7 राज्यों की बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि हम सरकार में शामिल नहीं है, हम मित्र देश के साथ नहीं, मित्र देश तो तब बने भी नहीं थे, मतलब हम इस युद्ध में नहीं हैं। और इसी को हमने मनाया व्यक्तिगत सत्याग्रह दिवस, यानी इसको कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह दिवस। और फिर एक बार नारा दिया, दिल्ली चलो, और हम रचनात्मक कार्यों में लग गए। और इसी खुशी में मुस्लिम लीग को लगा कि अब इन सबसे मुक्ति मिल गई, और 2 जगह से सरकार बनाने का, मिली जुली सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिल गया। और इससे उसको मुक्ति जो मिली, तो उसने अपना इसका नाम रख दिया, क्या, तो नाम इसका रखा बहुत प्यार से, डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने 2 सितंबर 1939 को। और इस मुक्ति के साथ मुझे भी आज के लिए मुक्ति दीजिए। कल हम फिर मिलते हैं आपको 3 और 4 और 5 सितंबर के साथ।